आर्टिकल 164 अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स। इस आर्टिकल में क्या क्या गिवन है, उसका थ्योरी पार्ट, उसका मीनिंग क्या है, उसके बारे में हम एक बार फटाफट देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या पॉइंट है, द सीएम सेल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड द अदर मिनिस्टर्स सेल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द सीएम एंड द मिनिस्टर्स सेल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। क्या मतलब है इसका? सबसे पहला जो पॉइंट है, जो पहली बात है, वो इस थ्योरी में क्या है कि सीएम को कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर करेगा। ठीक है, किसी भी स्टेट का कोई जो सीएम बन के आएगा, जो पार्टी जीत के आएगी, उसका जो उम्मीदवार होगा उसको कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर करेगा। शपथ ओथ वगैरह वो दिलवाएगा, कौन? गवर्नर। दूसरा, जो अदर मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, उनको भी अपॉइंट कौन करेगा? गवर्नर करेगा। बट जिन अदर मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट होगा, गवर्नर उन्हीं मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेगा। और जो सीएम साहब ने एडवाइज किया है, समझ रहे हो, जो ये अदर मिनिस्टर है ना, जिनकी अपॉइंटमेंट करनी है, तो ये सीएम साहब एडवाइज करेंगे कि आप इनको मिनिस्टर की ओथ दिलवा दीजिए। मतलब यही है कि जो मिनिस्टर्स है ना, गवर्नर उनको अपॉइंट करेगा जो सीएम साहब ने एडवाइज किया है। ठीक है, ये बात हो गई है। उसके बाद बोली गई है कि मिनिस्टर सेल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। इसका मतलब क्या है? ऐसा होता है कि जैसे सीएम साहब को किसी मिनिस्टर का काम पसंद नहीं आ रहा है, तो सीएम साहब बोलेंगे या तो मेरे अकॉर्डिंग काम करो या आप रिजाइन कर दो। ठीक है, लेट एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ना। मान लो वो मिनिस्टर रिजाइन नहीं करता है और वो सीएम साहब के अकॉर्डिंग काम भी नहीं करता है, तो सीएम गवर्नर को बोलेगा कि इस मिनिस्टर को हटा दो, तो गवर्नर उसको हटा देगा। तो यहाँ पे जो प्लेजर का मतलब है ना गवर्नर का, वो यही है कि भाई सीएम साहब के कहने पर गवर्नर उस मिनिस्टर को हटा देगा, तो वो जो ऑफिस होल्ड कर रखा है उसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये लाइन का मतलब तो यही है मोटा मोटा। उसके बाद प्रोवाइडेड दैट इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पहले उड़ीसा बोला जाता था, देयर शैल बी ए मिनिस्टर इन चार्ज of tribal welfare who may in addition be in charge of the welfare of the scheduled caste and backward classes or any other work। एक पॉइंट छोड़ दिया मैंने यहाँ पे, क्या है कि जब सीएम साहब जिनको भी अपनी कैबिनेट का मेंबर बनाना चाहेगा ना, तो गवर्नर को वो जो लिस्ट है जिनको भी बनाना है, वो लिस्ट भेज देगा कि आप इनको शपथ दिलवा दो। ठीक है, तो गवर्नर उनको शपथ दिलवा देता है, उनको मिनिस्टर मतलब अपॉइंट कर देता है। अब हम आते हैं इस पॉइंट पे। इसमें क्या था? इसमें ये है कि जो छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश और उड़ीसा, इनमें एक कंडीशन है कि यहाँ पे एक मिनिस्टर होगा इंचार्ज ऑफ ट्राइबल वेलफेयर। ठीक है, ये वाला इंचार्ज ऑफ ट्राइबल वेलफेयर, क्योंकि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो कौन सा ये अमेंडमेंट एक्ट था? 94th अमेंडमेंट एक्ट 2006 के थ्रू इन स्टेट में एक रिक्वायरमेंट लेके आई गई। और रिक्वायरमेंट क्या बोलती है? रिक्वायरमेंट सेज यहाँ पे एक मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ ट्राइबल वेलफेयर रखेंगे और वो मिनिस्टर भी बैकवर्ड क्लास से हो। तो ये यहाँ पे इस क्लोज में बात बोली गई। द टोटल नंबर, उसके बाद क्या है? द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द सीएम in the council of ministers in a state shall not exceed 15% of the total number of the member of the legislative assembly of the state। अब इसका क्या मतलब है? उसके बाद एक बार ये और देख लेते हैं, भी छोटा सा है। प्रोवाइडेड दैट द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग सीएम इन ए स्टेट shall not be less than 12। क्या बात बोलेगी इस लाइन में? देखो, जो ओवरऑल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, इंक्लूडिंग सीएम, इन दोनों को मिला के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे वो और सीएम साहब को मिला के इंक्लूड करके जो टोटल स्ट्रेंथ है इनकी लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब 15% से ज़्यादा ऐसे तो मान लो भाई 1000 बंदे हैं या 100 ले लेते हैं, चलो ठीक है 100 ले लेते हैं। हमने 100 टोटल लेट स्ट्रेंथ ले ली, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस में सीएम दोनों को मिला के, तो इनका 15% कितना होगा? 15 ही होगा ना। ठीक है, 15 हो जाएगा। तो 15% से ज़्यादा जो स्ट्रेंथ है ना वो नहीं होनी चाहिए एक तो। अब
15% में आपका सीएम भी आ जाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन 12 से कम भी नहीं होनी चाहिए, 15 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और 12 से जो स्ट्रेंथ है ये नंबर में आ गई है, 15% से तो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 100 का मैंने एग्जाम्पल दिया, 100 का 15% कितना, 15। ठीक है जी। अब 12, अगर 12 से कम नहीं होनी चाहिए स्ट्रेंथ, ठीक है, जो स्ट्रेंथ है वो 12 से कम नहीं होनी चाहिए। अब मान लो हम 50 का एग्जांपल लेंगे तो 50 के 15% लेंगे तो वो तो कम बैठेगा, 8 के आसपास बैठेगा, लेकिन ये नहीं होनी चाहिए, 12 तो मिनिमम होने ही चाहिए। यहाँ पे ये बात बोली गई है, प्रोवाइडेड दैट द नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द सीएम इज इन ए स्टेट सेल नॉट बी लेस देन 12। जो स्ट्रेंथ है इनकी मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की और सीएम की, वो 12 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और एक वो पॉइंट ऊपर वाला याद रखना, 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो ये 15% की जो बात ये कब जोड़ी गई थी, तो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के थ्रू इस चीज़ को जोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद है प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द सीएम इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन एनी स्टेट एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 91st Amendment Act 2003 exceeds the said 15% or the number specified in the first provision, as the case may be, then the total number of ministers in that state shall be brought in conformity with the provision of this clause within 6 months from such date as the president may by public notification appoint। देखो यहां तक जो बात बोली गई ना, ये इस पॉइंट तक, ये मैंने आपको पहले ही बता दी है। एक तो 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कब जोड़ी गई, 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 के थ्रू ये बात जोड़ दी गई। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, इस सारे पॉइंट को ना हम आगे वाले पेज को पढ़ के फिर इसको समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये देखो, इसको देख लेते हैं। ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट और ईदर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर काउंसिल बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी हु इज डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ दैट हाउस अंडर पैराग्राफ 2 of the 10th schedule shall also be disqualified to be appointed as a minister under clause 1 for duration of the period commencing from the date of his disqualification till the date on which the term of his office as such member would expire, or where the contests any election to the legislative assembly of a state or either house of legislature of a state having legislative council, as the case may be, before the expiry of such period till the date on which he is declared elected, whichever is earlier। देखो क्या है इस सारा थ्योरी पार्ट का मतलब क्या है, मैं वो बताता हूँ आपको। लेट करते हैं कि कोई भी एक मेंबर है जो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है, ठीक है, स्टेट में, और ये जो मेंबर है इसको 10th शेड्यूल डिफेक्शन के बेसिस पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, इसको हटा दिया जाता है। ठीक है, डिस्क्वालीफाई कर दिया इसको, और वो मेंबर नहीं है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का। ठीक है, तो अगर कोई भी डिफेक्शन के बेसिस पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर नहीं रहता है तो वो मिनिस्टर बनने के लिए भी एलिजिबल नहीं होगा, ये बात बोली गई है इसमें। ठीक है, उसके बाद और एक और चीज है कि जितने दिन के लिए भी उसको डिस्क्वालीफाई किया गया है टू बी मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उतने दिन के लिए ही वो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। कहाँ से? मिनिस्टर से, अपनी मिनिस्ट्री वाली पोस्ट से। ठीक है, और नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि नॉर्मल में अगर आप स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर नहीं भी हो ना तो भी आप मिनिस्टर बन सकते हो, बस शर्त ये होती है कि मिनिस्टर बनने के बाद 6 मंथ के अंदर आपको मेंबरशिप लेनी होती है। उसके बाद इस आर्टिकल में क्या बोला गया है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। इस पॉइंट में ना इनकी पावर बताई गई है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में नंबर ऑफ कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया जाता है तो गवर्नमेंट गिर जाती है भैया। ठीक है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे इस पॉइंट का मतलब यही है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। अगर उन्होंने अपना वोट, अपना जो क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंस, जो उनका भाई वो सारे मिल के बैठे हैं, उन्होंने वो खींच लिया ना अपना, तो भैया गवर्नमेंट सरकार गिर जाएगी।
ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या बोला गया, बिफोर ए मिनिस्टर एंटर अपॉन हिज ऑफिस द गवर्नर शैल एडमिनिस्टर टू हिम द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी अकॉर्डिंग टू द फॉर्म सेट आउट फॉर द पर्पज इन द थर्ड शेड्यूल। मतलब क्या बात बोली गई है यहाँ पे, सिर्फ कि मिनिस्टर को ऑफिस में एंटर होने से पहले ओथ और अफर्मेशन वाला जो भी काम करना होता है वो यहाँ पे बता दिया गया है। फोर्थ पॉइंट क्या है, मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 consecutive month is not a member of the legislature of the state shall at the expiration of that period cease to be a minister। इस फोर्थ पॉइंट में जो बात बोली गई ना वो ये है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है जो जीत के आई है, बहुमत से आई है स्टेट में, तो अब मान लो उस पार्टी का जो कोई बंदा है वो मिनिस्टर नहीं है, ना वो इलेक्शन लड़ा है, ठीक है, लेकिन उसकी चलती है उस पार्टी में, तो वही बात बोली गई कि उसको मिनिस्टर या सीएम की पोस्ट पे क्या बैठाया जा सकता है या नहीं, बिल्कुल बैठाया जा सकता है। तो यही बात इस पॉइंट में बोली गई है। तो क्या बोला गया कि एक पर्सन जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर नहीं है बट जो पॉलिटिकल पार्टी है ना उसकी तो चलेगी भाई, उसकी तो पावर है, वो जीत के आई है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो वो बाहर के बंदे को मिनिस्टर या सीएम बना दिया, ठीक है, किसी भी एक बंदे को बना दिया उठा के, जो जिसने ना तो इलेक्शन लड़ा ना कुछ और, लेकिन उसके साथ चलती ज़्यादा है, ठीक है, बैक फुट पे वही काम कर रहा है। अब वो मेंबर मिनिस्टर या सीएम रहेगा, जो भी उसको बनाया जाएगा वो 6 मंथ के लिए रहेगा। उसके बाद अगर वो स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर बन जाता है तो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर के केस में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बन जाता है, और बाईकैमरल लेजिस्लेचर के केस में या तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बन जाता है। तो उस केस में और उसके केस में भी ऐसा होता है कि मान लो उस बंदे को सीएम की पोस्ट पे बैठा दिया जाता है, तो वो जो मिनिस्टर बना है ना उसको वो मिनिस्टर वाली पोस्ट छोड़नी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि वो उसको भी कैरी करके बैठे, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ से उसको छोड़ के ऑफिस को और सीएम वाली पोस्ट उसको संभालनी पड़ेगी। ये बात थोड़ी सी इस पॉइंट में मैं भी आपको अच्छे से नहीं बताई होगी, क्लियर नहीं हुई होगी, लेकिन मोटी मोटी बात यही है कि कोई भी पार्टी जीत के आई है, उसके बैक फुट पे कोई बंदा उनका जो पावर में काम कर रहा है, ठीक है, वो इलेक्शन तो उसने लड़ा नहीं, लेकिन पार्टी चाहती है कि वो या तो मिनिस्टर बने या फिर सीएम की पोस्ट पे बैठे, ठीक है। तो उसको जब मिनिस्टर बनाया जाएगा तो 6 मंथ के लिए तो मिनिस्टर या सीएम रहेगा। उसके बाद उसको क्या किया जाता है कि लेजिस्लेटिव का मेंबर बन जाता है, चाहे वो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर के केस में हो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में का मेंबर बन जाता है, या फिर बाईकैमरल के केस में हो, ठीक है, काउंसिल का या असेंबली का। और अगर वो सीएम की पोस्ट पे बैठेगा तो उसको मिनिस्टर की पोस्ट पे फिर वो छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बात थी इस आर्टिकल में। उसके बाद है 5th पॉइंट, सैलरी अलाउंस की बात की गई यहाँ पे। जो मिनिस्टर हैं, सेल बी सच एज द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय लॉ डिटरमाइन एंड अंटिल द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट सो डिटरमाइन सेल बी एज स्पेसिफाई इन द 2nd शेड्यूल। सैलरी और अलाउंस जो मिनिस्टर के हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा टाइम टू टाइम, मतलब कोई भी जो भी लॉ बना के उनकी सैलरी अलाउंस कम करनी है बढ़ानी है, वो यहाँ पे बात बोली गई है। तो ये था आर्टिकल 164। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।